हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम क्लास 11th जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या क्या रूल्स हैं। जैसे हमारे पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, या फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए क्या रूल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट होने का मतलब है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्लियर। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अगर दो नंबर हैं, एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर है जिसमें फाइनल जीरो आ रखा है, जो जीरो पे एंड हो रखा है, तो उसमें हम क्या कैसे देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर डेसिमल है, जैसे लास्ट में, जैसे ये नंबर है, इस नंबर के लास्ट में डेसिमल लगा दिया तो मतलब कितने सिग्निफिकेंट है, 1, 2 और 3। क्लियर। अगर इसी को हमने ऐसे लिखा होता, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। क्लियर। तो अगर नंबर है वो जीरो पे एंड हो रहा है और वहां पे लास्ट में डॉट लगाया हुआ है, डेसिमल लगाया हुआ है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे जीरो को, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। तो जो एग्जाम्पल है उससे हम देखते हैं। देखो 4308 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। 40.05 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 डिजिट्स हैं इसमें। नेक्स्ट है 470000, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, 4 और 7। जो बाद के जो 4 जीरो हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। 4.00 पॉइंट के दशमलव के बाद अगर है जीरो तो उनको हम काउंट करेंगे। तो कितने हैं, 3। अगर यहाँ पे देखो ये जो है इनिशियल में, जो भी शुरू में अगर नंबर के शुरू में चाहे कितने ही जीरो हो, पॉइंट के पहले हो, पॉइंट के बाद हो, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो जैसे ये जो डिजिट है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, सिर्फ लास्ट के 3 काउंट होंगे, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। जो डेसिमल के बाद है तो यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट होंगे, 0.00500। और यहाँ पे जो पाई है, पाई के अंदर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, पाई के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब है कि अगर हमने एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हमने दो नंबर्स को ऐड कर लिया या सब्ट्रैक्ट कर लिया और अब हमें उसको राउंड ऑफ करके लिखना है या फिर हमें इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कि कितने होंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है कि पहले हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इन दोनों को ऐड और ऐड किया, ये नंबर आया, तो अब देखो जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो है इसके अंदर डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। इसमें भी डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। तो डेसिमल के बाद जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अगर हमने 3 नंबर्स को ऐड किया है, जैसे इसमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड नंबर कोई और हो गया, तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में 2 नंबर को ऐड किया है, तो उनमें क्या है, जिनमें कम जो डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही हमें आंसर देना है। अब जो हमारा आंसर है उसमें क्या है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमारा आंसर हमें रिपोर्ट किस में करना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। तो इसलिए हम इसको कैसे लिख देंगे, 21.9 ग्राम। क्लियर। तो जो सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द लीस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमें उतने ही मेंशन करने हैं आफ्टर डेसिमल, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है कि अगर 2 नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, तो उन दोनों नंबर का कंप्लीट हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। जैसे लेंथ हो गई हमारे पास 3.21, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। विड्थ हो गई 2.6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2। अब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया ये, तो इसमें कितने हैं, 4। लेकिन हमें आंसर रिपोर्ट किसमें करना है, उतने में रिपोर्ट करना है जितने में हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सबसे कम थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 2 थे, इसलिए हम इसको 2 तक ही रिपोर्ट करेंगे। क्लियर। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी सेम रूल है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम कंप्लीट सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे। नेक्स्ट है प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये दो टर्म है जो बहुत बार पूछी जाती हैं कि इनका मतलब क्या है। तो देखो, अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है, उसका मास है 5 ग्राम। एक्सपेरिमेंटली हमने दो रीडिंग निकाली, वन है 4.93, सेकंड इज 4.95। अब देखो ये रीडिंग आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो ये प्रिसाइज है। मतलब दो वैल्यू जो रीडिंग है उनको प्रिसाइज कब बोलेंगे, जो वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि जो आंसर है हमारा उससे बहुत दूर है, इनमें बहुत एरर है, तो एक्यूरेट नहीं है। क्लियर? तो प्रिसाइज का मतलब ये है कि हमारे पास अगर 10 रीडिंग है तो जो रीडिंग आपस में एक दूसरे के पास होंगी उनको हम बोलेंगे कि वो प्रिसीजन है। ठीक है, कितनी क्लोजनेस है उनमें, कितनी क्लोजनेस है, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी में। और एक्यूरेसी क्या है कि जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे कितने ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर हुई। नेक्स्ट, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करते टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं? देखो, राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है। अगर 0.73 को राउंड ऑफ करना है हमें 2 डिजिट के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? जो लास्ट है 3, हमने इसको 0.7 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 3 है, तो क्या है? देखो, जो जहां पे जिस नंबर से राउंड ऑफ करना है ना, अगर उस नंबर के बाद कोई नंबर नहीं है तो वो जो नंबर है उस नंबर को हम देखेंगे। अगर वो 5 से ज्यादा है, बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे? उससे पहले वाले नंबर के अंदर हम एक नंबर ऐड कर देंगे, 1 नंबर का एडिशन हो जाएगा। 5 से कम है तो पहले वाला नंबर एज इट इज रहेगा। और अगर इक्वल टू 5 है तो उसमें 2 कंडीशन आती है कि पहला, अगर नंबर इवन है तो हम ऐड नहीं करेंगे एक नंबर, और अगर ओड है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब जैसे ये था, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 3। 5 से कम है, 5 से कम है तो हमने एज इट इज रख दिया, 0.7 लिख दिया। हमने यहाँ पे 7 के अंदर एक नंबर ऐड नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है 2.315 और 2.325, दोनों को राउंड ऑफ किया है। कहां तक राउंड ऑफ किया है? यहाँ पे किया है, मतलब लास्ट डिजिट को हमने रिमूव किया है। अब देखो, जो लास्ट डिजिट है 5 है, तो इससे पहले ओड है, इसलिए हमने इसको 2.32 लिख दिया। यहाँ पे लास्ट डिजिट से पहले वाला क्या है? इवन है, इसलिए हमने इसको एज इट इज रखा। तो इन दोनों को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.32। नेक्स्ट है, अगर ये डिजिट है और इसको हमें राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखते हैं, 5 है लास्ट डिजिट, 5 से जस्ट पहले क्या है? ऑड नंबर है, तो हमने एक नंबर ऐड कर दिया, तो 16.4 हो गया। उसके बाद है 6.758, इसको हमें अगर 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो देखो, जो यहाँ पे देखेंगे 5 से पहले क्या है? ऑड है, तो हमने एक ऐड कर दिया 6.8। अब क्वेश्चन ये कि राउंड ऑफ करने की जरूरत क्या पड़ती है? बहुत बार ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दो ना, आंसर हमारा बहुत बड़ा आता है, तो उस टाइम पे हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत होती है। और दूसरा, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, उस टाइम पे भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें उतना ही देखना होता है कि उसको राउंड ऑफ करके हम कितना एक्यूरेटली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इस मास के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन है A + B gives rise to C + D, तो जो रिएक्टेंट का जो मास है दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट को मास को हमने प्रोडक्ट के मास के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें 150 ग्राम बेकिंग सोडा था, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, विनेगर है। ठीक है, बेकिंग सोडा है ये पूरा। इसको अगर हमने हीट किया तो इसमें से CO2 निकल गई 87 ग्राम। तो अब जो सॉलिड रेजिड्यू बचा वो कितना है? तो हमारा रिएक्टेंट कितना था? 150 ग्राम। और प्रोडक्ट क्या है? P प्लस, मतलब प्रोडक्ट का जो मास है उसमें हमारे पास कुछ रेजिड्यू है प्लस 87 ग्राम हमारी CO2 रिलीज हो चुकी है। तो अब जो P है इसका मास कितना आएगा? इसका मास आएगा जो रिएक्टेंट का मास माइनस, मतलब दोनों का मास इक्वल होगा ना, मास ऑफ बेकिंग सोडा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ रेजिड्यू प्लस मास ऑफ CO2। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो मतलब 63 ग्राम का हमारा रेजिड्यू है। क्लियर? अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको हम अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन है
या ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, मेनली तो हम रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की बात करते हैं, तो उनमें ये मास है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्योंकि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E=mc², इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो मास है वो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उस टाइम पे इस मास को हम, जो ये लॉ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोलते हैं। तो जो मास होगा, जैसे रिएक्टेंट का मास प्लस प्रोडक्ट का मास, और जिस तरफ भी एनर्जी रिलीज हुई है हम उस तरफ उस एनर्जी को भी काउंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है? This states that chemical compound are made up of elements that are present in a fixed ratio by mass. जैसे अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, इस वाटर के सैंपल को मैंने एक पॉन्ड से लिया, एक बार इसको लेक से ले लिया, एक बार इसको सी से ले लिया, ठीक है, 3 हमने सोर्स लिए वाटर के, कि हमने 3 जगह से पानी है उसको कलेक्ट किया। अब हम देखेंगे कि जो वाटर है इसके अंदर देखो, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर एटम्स की बात करें, कितने हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तीनों के अंदर ही फिक्स रेशियो में है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में प्रेजेंट है। अगर मास की बात करें H और O का, तो हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो गया 18 ग्राम, तो इसको यहाँ से ऑक्सीजन हो गया 16 ग्राम, तो ये 1:8 कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है रेशियो वाइज मास के रेशियो में 1:8 में प्रेजेंट होंगे, चाहे हम पानी का सोर्स कुछ भी लें। क्लियर? तो यही बोलता है ये लो कि अगर हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, कोई भी केमिकल कंपाउंड लिया, तो उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसके अंदर जो दोनों एटम है वो सेम रेशियो के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, ये भी जरूरी नहीं कि सब जगह एप्लीकेबल हो, तो इसकी जो लिमिटेशंस है या एक तरह से एक्सेप्शन की बात करें तो वो क्या है? देखो, अगर आइसोटोप का अगर हम केस लेते हैं तो उस टाइम पे ये जो लो है वो फेल हो जाता है। जैसे अगर मैंने H2O लिया, ओ मैंने यहाँ पे 16 वाली O ली थी, जो नेचुरल जो नॉर्मल होती है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव ले ली। अब जैसे रेडियो एक्टिव ले ली तो 2:18 हो गया, तो 1:9, तो रेशियो चेंज हो गया। तो आइसोटोप के केस में ये लो एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं कुछ, जिनकी कॉम्पोजिशन वेरी करती है, उनमें भी डिफरेंट मास का प्रोपोर्शन आता है। और जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं वो भी सैंपल टू सैंपल वेरी करते हैं। जैसे आयरन के जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक 0.94 है O, ये जो है इसमें 0.94 से 0.98 इस तरीके से ये जो प्रोपोर्शन है क्या करता है, वेरी करता है। तो जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है उनमें भी क्या होता है, ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने दो एलिमेंट्स को कंबाइन किया, उन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड बनाया, और फिर उन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके कोई दूसरा कंपाउंड बनाया। जैसे देखो, जो फर्स्ट है उसमें मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और बना दिया वाटर, ठीक है। जो दूसरा है उसमें मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इस बार बना दिया H2O, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो है, जो यहाँ पे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन हमने फिक्स की है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गई 2 ग्राम, दूसरे में भी 2 ग्राम। अब ऑक्सीजन इसमें कितनी है 16 ग्राम, और इसमें ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पे हम बैलेंस करके रिएक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन तो हो गई ये। अब इसमें ऑक्सीजन कितनी है हमारी, हाफ होगी, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन वाटर के अंदर 1 है, और H2O2 में हमारी ऑक्सीजन हो गई 2। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मास हो गया वो कितना हो गया 16, ठीक है। O2 का मास 32 होता है और हाफ है तो 16 हो गया। लेकिन दूसरे केस में हमारे पास ऑक्सीजन का मास हो गया 32 ग्राम। अब वाटर बना दिया और H2O2 बनाया। तो अगर हमने 2 क्वांटिटी ली थी, 2 पैरामीटर लिए थे, 2 एलिमेंट्स लिए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक को फिक्स किया है, तो दूसरे में जो फर्स्ट का है और जो सेकंड का है, इन दोनों का जो रेशियो है वो एक होल नंबर रेशियो होगा। जैसे 16:32, ठीक है। ये एक होल नंबर रेशियो होगा। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 1:2। 16 से डिवाइड 1:2 में हो गया ऑक्सीजन। क्लियर? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हमने 2 एलिमेंट्स लिए, उनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया,
फिर उन्हीं दो एलिमेंट से कंबाइन करके हमने दूसरा प्रोडक्ट बनाया, और जो दो एलिमेंट लिए थे उनमें से किसी एक का मास हमने फिक्स कर दिया, तो दूसरा है उसका मास दोनों का क्या होगा, एक होल नंबर रेशियो में आएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब है कि अगर टू डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया है सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, क्लियर, तो रेशियो ऑफ masses in which they do so are either the same or the same simple multiple mass ratio in which they combine। इसको देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 3 ग्राम ऑफ कार्बन को रिएक्ट कराया है हमने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में ताकि हमें मीथेन मिले। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 8 ग्राम ऑक्सीजन को कंबाइन करवाया है 1 ग्राम वाटर के हाइड्रोजन के साथ ताकि हमें वाटर मिले। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन को जब हमने मिक्स कराया तब हमें क्या मिला, मीथेन मिला, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कराया तो हमें मिला H2। अब C और O को मिक्स कराएंगे तो हमें मिलेगा CO2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम रेशियो देखें, हाइड्रोजन मैंने फिक्स किया हुआ है, दोनों में हाइड्रोजन फिक्स है 1 ग्राम और 1 ग्राम इन दोनों के अंदर क्या है, हाइड्रोजन वाला पोर्शन जो है ये फिक्स किया। तो ये जो रेशियो था, जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया, कार्बन कितना है 3 ग्राम और ऑक्सीजन है 8 ग्राम, तो 3:8 आ गया। किसका रेशियो है, C और O का, जो हमने इनिशियली कंसिडर किया था। अब जो CO2 बना है इसमें अगर हम रेशियो दिखाएं तो कार्बन हो गया 12 और ये हो गया 32, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3:8 ही आएगा। ठीक है, तो ये 3:8 है। इसका क्या मतलब है कि दो एलिमेंट लिए, उनसे एक प्रोडक्ट बनाया, फिर दोनों में से कोई एक एलिमेंट कॉमन किया और उसके साथ यहाँ देखो 2 एलिमेंट लिए 1 और 2, दोनों को मिलकर प्रोडक्ट बनाया। अब एक एलिमेंट को फिक्स किया दोनों में से और उसी के साथ एक तीसरा एलिमेंट लिया, इनसे मिलकर प्रोडक्ट बनाया। जो फिक्स किया है इसका मास फिक्स कर दिया, तो अब ये जो है दोनों, इनके मास का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, जब ये दोनों सेपरेटली अगर कंबाइन करते हैं और कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें इनका जो रेशियो होगा उसके इक्वल होगा। क्लियर, तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है गे-लुसेक लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो गैसेज है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ गैसेज के लिए, कि जब गैस है वो कंबाइन करती है तो अपने वॉल्यूम की टर्म में कंबाइन करती है। ठीक है, तो जो when gases combine they do so in volumes which bear a simple ratio to each other and also to the product formed provided all gases are measured under similar condition। एक गैस है कोई भी, जैसे कि हमने अगर एग्जांपल लेते हैं H2 plus O2 gives rise to H2O, अगर हमने गैस की फॉर्म में लिया, यहां से ये हो गया 2, तो इसमें जो वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम का रेशियो हो गया 2, इसकी जो वॉल्यूम होगी V1, इसकी जो वॉल्यूम होगी V2 और इसकी जो वॉल्यूम होगी V3 भी क्या होंगी, होल नंबर रेशियो के अंदर होंगी। तो वो गैसेस का जो रिएक्शन होगा वो किसकी टर्म में होगा, वॉल्यूम की टर्म में होगा। हम इसको बोल सकते हैं जो मोल है इसको हम वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकते हैं। कितना हो गया 2, 1 और 2। नेक्स्ट है बर्जेलियस हाइपोथेसिस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सेम कंडीशन। अब देखो ये जो है, पहले वाले में बोला था वॉल्यूम की टर्म में, तभी मैंने लिखा V1, V2 और V3। ठीक है, दूसरे में बोल दिया कि वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में हो गया। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ मोल्स है नंबर ऑफ एटम्स की टर्म में, तो नंबर ऑफ एटम्स की टर्म मैंने लिखा था, यहाँ से कितना था, H2 कितना था 2, O2 कितना है 1 और H2O कितना है 2। ठीक है, तो ये क्या है, बर्जेलियस हाइपोथेसिस। इन दोनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n, और वॉल्यूम की टर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो एक कोई भी एलिमेंट है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं, और एटम है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करती है। देखो मैं क्या करती हूँ कि इसको पहले एक एक पॉइंट को समझा के और उसके अंदर बताती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कि एटॉमिक थ्योरी पहले ये आई, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन हुई। देखो जो फर्स्ट पॉइंट है कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसको बोला गया है एटम, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम है गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर सेम बट डिफरेंट एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। एटम को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता, मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं एटम है वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं और कंपाउंड्स आर फॉर्म। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड फॉर्म, वो कंपाउंड जो एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन अ गिवन कंपाउंड रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट। ये था इनिशियल जो थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी में देखो डिफॉल्ट का है। डाल्टन ने पहले क्या बोला कि एटम क्या है, मतलब एटम क्या है, इन डिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, जबकि ये पॉइंट नहीं है। एटम्स को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। और पहला और क्या बोला था कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम, जबकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो फर्स्ट जो लॉ था वो क्या हो गया, इसको मॉडिफाई किया गया कि जो फर्स्ट और फोर्थ कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, दूसरा है बोला है कि सेम एलिमेंट के सभी एटम सेम होंगे। इसमें हम अगर आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप का 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों सेम ही एलिमेंट के हाइड्रोजन के, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी तो सेम नहीं होती और तीनों डिफरेंट तरीके से कंबाइन, मतलब तीनों का जो मोलर मास भी डिफरेंट है। तो जो आइसोटोप का केस है वो डाल्टन ने पहले कंसिडर नहीं किया था, बाद में उसने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या था, सेम ऐसे आइसोबार। अब यहाँ पे देखो इन तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना, कि मतलब सेम एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है। एक ये बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, तो ये चीज भी गलत है। पोटेशियम है एटॉमिक मास 40, कैल्शियम एटॉमिक मास 40, 20 और 90। जो आइसोबार का केस होता है, आइसोबार में क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी हो सकती है, दोनों का मास कितना है, 40। क्लियर, तो जो डिफरेंट एटम्स हैं वो भी सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो इंडेस्ट्रक्टिबल था, इसके अंदर भी इन्होंने ये बता, न्यूक्लियर रिएक्शन में तो एटम और भी बाइफरकेट हो जाते हैं, किसमें अल्फा, बीटा, गामा रेज भी दे देता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एटम हमेशा होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी हम देख चुके हैं। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का अगर फॉर्मूला देखें C12H22O11, तो अगर देखें तो क्या है, 12, 22 और 11, कितना बड़ा रेशियो है, ये कोई सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो भी एटम है वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर कंबाइन। क्लियर, तो ये है डाल्टन्स की थ्योरी की मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ होल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन, जब कब हो, जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, प्रोवाइड्स अ मेथड टू डिटरमिन एटॉमिक वेट, इससे हम एटॉमिक वेट निकालते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास, ये जो मेन हाइपोथेसिस, इससे हम मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जब सोल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे ना। अभी हम देखते हैं कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन सबको हम डिटेल से देखते हैं कि उनको कैसे कैसे अप्लाई करना है, उनका क्या क्या मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है और कहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल है दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंट का मतलब क्या है, सॉलिड का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे अगर मेरे पास बोला जाए कि 5% ऑफ शुगर की जगह हम लिख लेते हैं सुक्रोज इन वाटर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, मास परसेंट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 5 ग्राम तो सुक्रोज थी, वो कितने में थी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर, अगर ये मास परसेंटेज। इसी को अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखा जाए, 5% सपोज इथेनॉल इन वाटर, तो उसका मतलब है कि 5 लीटर या ml जो भी होगा सॉल्यूट है और 100 ml क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म में डील करेंगे तो वॉल्यूम परसेंट, और मास के टर्म में डील करेंगे तो मास परसेंट, और अगर मास और वॉल्यूम दोनों के टर्म में करेंगे तो मास वॉल्यूम परसेंट। नाउ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम विल बी एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 into 10 raised to 23. Now moles of a compound will be equal to mass of the compound divided by molar mass. अगर एलिमेंट का रखेंगे
तो हम देख सकते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट लिखा था हमने डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जब कंपाउंड का चेक करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे, सो मास ऑफ कंपाउंड लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। नाउ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू molecular mass divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 raised to by 23। क्लियर। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट है उसके मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बार बुक्स में देखते हैं मल्टीप्लाई में 100 लिखा होता है, 1000 लिखा होता है। उसका क्या मतलब है? यहाँ पे लीटर मेंशन नहीं करते हैं, तो लीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 लिखा होता है। तो इसको इजीली तुम ऐसे याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो मोलैरिटी है इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूमरेटर में क्या है? मोल्स, डिनोमिनेटर में क्या है? वॉल्यूम, दैट इज लीटर। तो क्या हो गया? मोल पर लीटर। इसको हम मोलर बोलते हैं या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज डिमाल। डिमाल क्या होता है? मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स है 1, वॉल्यूम है 1, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस अब 0 डिग्री के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिमाल। ठीक है, तो डिमाल क्या होता है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या मतलब होता है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जो मोलैरिटी थी वहां पे यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम था, वो भी किसकी? सॉल्यूशन की। मोलैलिटी में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूमरेटर में क्या है? मोल्स है, डिनोमिनेटर में क्या है? मास है, तो मोल पर केजी, जिसको हम मोलर बोलते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत बार क्या होता है? मोलैरिटी के अंदर एक क्वांटिटी हमें फाइंड आउट दोनों क्वांटिटी फाइंड आउट कराते हैं। तो जब हम डेटा देखते हैं तो उससे हमें लगता है कि हम इजीली एक क्वांटिटी को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन बताता है। 1/m, m क्या है? मोलैलिटी, रो इज डेंसिटी सॉल्यूशन की, m इज मोलैरिटी, और W क्या है? यहाँ पे मोलर मास है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय 1000। तो ये फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डायरेक्ट यूज करके और मोलैरिटी में जो भी क्वांटिटी हम लोग हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोलैलिटी है वो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम टर्म आती है, N/V है, वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ में। जबकि मोलैरिटी में क्या होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय मास है। ठीक है, दोनों चेंज नहीं होते हैं। सो मोलैरिटी क्या है? इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, और मोलैरिटी क्या है? डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले है कि नॉर्मेलिटी को अगर सॉल्व करना है तो एक तो है ये बड़ा जो फॉर्मूला जो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट होती है। दूसरा है कि अगर हमने मोलैरिटी निकाल ली तो उससे हम फटाफट से नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो लॉन्ग मेथड है उसको देखते हैं। मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय n। अभी n फैक्टर क्या है? तो n फैक्टर है एसिडिटी या बेसिसिटी। अगर कोई एसिड है तो उसका बेसिसिटी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, अगर बेस है तो उसके लिए एसिडिटी वर्ड यूज करेंगे n फैक्टर। अच्छा, इसको समझ लेते हैं पहले क्या होता है। जैसे HCl कितने H+ दे सकता है? 1, तो इसका n फैक्टर हो गया 1। H2SO4 कितना H+ दे सकता है? 2, इसलिए इसका n फैक्टर हो गया 2। KOH कितने OH- दे सकता है? 1, तो ये हो गया 1। CaOH ट्वाइस क्या दे सकता है? 2OH। क्लियर। अब देखो यहाँ से ये जो है बोरिक एसिड, दिखने में क्या दिख रहा है कि H+ कितने हैं? 3 है इसमें, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ से कितना H+ देता है? 1H+ देता है, इसलिए इसका n फैक्टर है 1। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज H3PO3, H3PO4 और H3PO2। सब में 3 है हाइड्रोजन, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सबका क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जबकि होगा क्या? यहाँ पे जो H3PO2 है, H3PO2 का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, यहाँ से हो गया H H,
कितना OH है, एक OH है, तो मतलब एक ही H यहाँ से रिलीज हो सकता है। H3PO3 में क्या होगा, H3PO3 में 2 OH होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए n फैक्टर हो गया 2। H3PO4 में क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, OH OH OH, 3 OH है, तो इसलिए इसका n फैक्टर हो गया 3। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज HNO3। HNO3 में क्या होगा, 1 है, अंडरस्टूड है, जिसके फॉर्मूला से दिख रहा है। नाउ हम यहाँ से पूरा लॉन्ग मेथड अप्लाई करें, या फिर अगर हमें मोलैरिटी निकालना इजी लगता है तो पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं, उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, नानी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मम्मी। नानी क्या होती है, मम्मी की मदर होती है, सो नानी हमेशा बड़ी होगी किससे, मम्मी से, इसलिए नानी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मम्मी, यानी कि मोलैरिटी। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट है A और B। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर हमने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला, उसका क्या मतलब है कि उस एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है, Na प्लस Nb। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है, इसलिए मोल्स क्या हो गए, टोटल Na प्लस Nb। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा होते तो जितने भी होते हैं सबके मोल्स को हम ऐड कर देते। मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स है सेकंड का डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब जितनी भी, अगर एक कंपोनेंट, एक मतलब सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर 3 कंपोनेंट्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन का सभी का टोटल क्या होगा, 1 होगा। सो 2 था यहाँ पे A और B, इसलिए हमने XA प्लस X भी 1 किया। अगर यहीं पे हमारे पास n कंपोनेंट्स है, तो सबका मोल फ्रैक्शन का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मोल फ्रैक्शन है वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि क्या है, यहाँ से हम देखेंगे ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी मोल्स है, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम की टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ppm क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। अगर वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम की टर्म में होगा तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। अगर दोनों वॉल्यूम की टर्म में होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। नेक्स्ट है डुलोंग एंड पेटिट मेथड। इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो बहुत बार क्वेश्चन दिया जाता है कि स्पेसिफिक हीट दे रखी है और अब पूछा गया कि एटॉमिक मास निकालो, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली हुई है, लेकिन हमारे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। ये लो है, दिस इज एप्लीकेबल टू सॉलिड एलिमेंट्स, लेकिन किस किस के लिए नहीं है एप्लीकेबल, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और सिलिकॉन, क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो वेरी करती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि मास ऑफ मेटल दे रखा है और हाइड्रोजन कितने डिस्प्लेस हुई वो दे रखे, और अब पूछा गया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। तो वो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल लिखा है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, सॉरी मास ऑफ मेटल ही लिखो ऊपर, और ये है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो मास ऑफ H2 कितना डिस्प्लेस हुआ इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना हो जाएगा 1.008। सेम इसी तरीके से H2 की जो मास की जगह हम वॉल्यूम भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनमें जो ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो मेथड है वो यूज करते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेटल का, कैसे निकलेगा, मेटल का मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। O2 का मास कितना हो गया, सॉरी ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना हो गया 16, और इसका वैलेंसी कितनी है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 16/2, ठीक है 8। तो हम ऐसे इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे मास ऑफ ऑक्सीजन को हमने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिप्लेस किया, और यहाँ पे जब हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो 5600 करेंगे यूज, और जब हाइड्रोजन का यूज किया था तो हमने वॉल्यूम इतनी यूज की थी 11200। क्लियर, तो ये जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लोरीन फॉर्मेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल चाहिए तो ऊपर मेटल का मास, नीचे क्लोरीन का मास, यहाँ पे क्लोरीन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी उसका 1 हो गया। अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11200 वॉल्यूम ऑफ Cl2 इन mm।
सिल्वर सॉल्ट मेथड से करेंगे यूज, तो कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड 108 जो सिल्वर का मोलर मास है, इनटू मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर मेटल माइनस 107। ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तब। तो इक्विवेलेंट वेट मास निकालना है किसका? एसिड का। तो कैसे निकलेगा? 108 इंटू मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर मेटल माइनस 107। ये बहुत कम यूज होता है, मेनली जो यूज होते हैं वो होते हैं ऑक्साइड मेथड या फिर क्लोरीन मेथड या हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ये कॉमन जो टर्म है, इस एक कॉमन इक्वेशन से हम यूज कर सकते हैं। देखो एक मोल है उसको हम इक्विवेलेंट करेंगे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में। अगर एटम दे रखा है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल दे रखा है तो मॉलिक्यूलर मास। दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। और इसको हम अगर इक्विवेलेंट रखें गैस अगर हो गए तो हमारे पास 22.4 लीटर के इक्वल। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। बाकी एक रफ आइडिया यहाँ पे मैं दे देती हूँ। जैसे अगर मास दे रखा है और मोल निकालना है तो सबसे पहले हम जैसे यूनिटरी मेथड निकालते हैं ना कि इतने में इतना, ठीक है, तो जो निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड में लिख लो। अब जो एटॉमिक मास जो भी था, एटॉमिक मास जब इतना था तो मोल कितना था? 1। जब एटॉमिक मास था तो मोल इतना था। अब एक में कितना होगा? 1 बाय जो भी एटॉमिक मास है इंटू, और जितने ग्राम में भी पूछा गया है उससे आगे हम उतने ग्राम से निकाल लें। Now moving to the next question, यहाँ पे क्या है? Calculate the mass of urea required in making 2.5 किलोग्राम of 0.25 मोलर। ये क्या है? मोलर। मोलर मतलब यहाँ पे क्या दी हुई है? मोलालिटी। क्लियर? तो मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं। मोलालिटी का पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 2.5 kg, डायरेक्ट पुट करेंगे। मोलालिटी हमें पता है, वो भी लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ऑफ यूरिया हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो गिवन मास हमें नहीं मालूम, मोलर मास मालूम है। मोलर मास है 60। तो यहाँ से जब हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, जो मास ऑफ यूरिया है, यूरिया का कितना मास लेना चाहिए वो क्या आ जाएगा? 37.5 ग्राम। नेक्स्ट, कैलकुलेट मोलालिटी and mole fraction of Ki if 20% mass by mass। 20% mass by mass का क्या है? aqueous Ki। aqueous Ki का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूट है Ki और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। Ki कितना है? 20 ग्राम। aqueous का मतलब यही है। वाटर कितना हो गया? 80 ग्राम, तभी तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। नाउ मास बाय मास का है, दोनों ग्राम में डील कर। ठीक है, मोलर मास Ki का 166 होगा। मोलालिटी कैसे निकालें? दोनों मास गिवन है, इसलिए पहले क्या करना? मोलालिटी निकालो। मोलालिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो मोल्स ऑफ Ki क्या है? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 166। अब हमारे पास 80 क्या है? ग्राम में है, तो यहाँ पे हम किलोग्राम में रखेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 1000 करके। तो ये हमारे पास आ गई मोलालिटी। अब हमें मोलालिटी हमने कैलकुलेट कर ली है, हमें क्या निकालनी है? मोलारिटी। तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे? जो फॉर्मूला मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करेंगे। 1/m मोलालिटी लिखा। डेंसिटी हमें गिवन है 1.202। यहाँ पे मोलारिटी ये 166 क्या हो गया? मोलर मास हो गया सॉल्यूट का। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गई? मोलारिटी की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन Ki का। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सबके मास गिवन है, सबके मोलर मास भी पता है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। 20 ग्राम Ki है डिवाइडेड बाय 166 जो मोलर मास है Ki का। यहाँ पे क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वाटर कितना है? 80 ग्राम और उसका मोलर मास है 80। तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारे पास में? मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki हमने कैलकुलेट किया। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने 3 जो क्वांटिटीज है उनको कैलकुलेट करना सीखा है। क्लियर? यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आता है जो शॉर्टकट है, उसको हम यूज कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मोलारिटी गिवन है, इसमें परसेंटेज गिवन है, इसमें हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें मोलारिटी गिवन है और डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज गिवन है, तो उसको हम उसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30। डेंसिटी को रो इंटू 10 डिवाइड मोलर मास कितना है? KOH है सॉल्यूट
KOH का मोलर मास कितना होता है 56। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये डेंसिटी आ गई इन ग्राम पर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। अगर इसी की जगह हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इक्विवेलेंट मास। अगर हमें मोलैरिटी हमें मालूम होगी तो नॉर्मेलिटी हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। n फैक्टर कितना होगा KOH के लिए 1। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों ही सेम हो जाएगी। Now next is calculate the normality of solution obtained by mixing of three इसमें parts। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके का मिक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हम समझ लेते हैं कि उसमें हमें क्या मतलब फंडा यूज करना है। तो मिक्सिंग में क्या होगा, अगर एसिड एसिड को मिक्स किया या बेस बेस को मिक्स किया, सपोज मैंने दो एसिड्स को मिक्स किया तो दोनों एसिड्स की नॉर्मेलिटी N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N हो गया। जब दोनों को मिक्स कर दिया है तो जो फाइनल जो हमारे पास सॉल्यूशन आया उसकी नॉर्मेलिटी, अब जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम दोनों की ऐड हो जाएगी तो ये क्लियर। इसी को अगर नॉर्मेलिटी को अगर मोलैरिटी की टर्म में रखेंगे तो नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे मोलैरिटी की टर्म में हमने ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी ही रखेंगे। अगर बेस होगा तो भी सेम होगा, बेस के लिए भी सेम है क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या है सेम तरीके की। लेकिन अगर हमने एसिड और बेस को मिक्स किया तो एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है इसको चेंज कर देंगे। इसमें क्या करेंगे हम एसिड के नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स N1V1, यहाँ पे ये N2V2 हो गया। बेस का वॉल्यूम जब भी ऐड करेंगे तो वॉल्यूम तो ऐड होगी ना, मिक्स होगी तो वॉल्यूम ऐड होगी, तो इसलिए वॉल्यूम को हमने क्या किया है ऐड किया है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, इसी को नॉर्मेलिटी के टर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। अब ये जितनी भी क्वांटिटी है, देखो फर्स्ट केस है एसिड और बेस का, तो इसके अंदर नॉर्मेलिटी गिवन है दोनों की, तो मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड केस है एसिड और एसिड का और नॉर्मेलिटी की टर्म में गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड है फिर एसिड और बेस का, लेकिन किसकी टर्म में है, मोलैरिटी की टर्म में है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको भी सॉल्व करके देखा। फर्स्ट क्या है एसिड बेस, एसिड की मोलैरिटी गिवन है, उसकी वॉल्यूम गिवन है। NaOH की नॉर्मेलिटी सॉरी एसिड की नॉर्मेलिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। NaOH की भी नॉर्मेलिटी गिवन है और सिंपली हमें प्लेस करना है नॉर्मेलिटी की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू N2। अभी V1/V2 कितना हो गया, 100 ये था और 100 ये था, कितना हो गया 200 हो गया यहाँ पे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फाइनल सॉल्यूशन की आफ्टर मिक्सिंग नॉर्मेलिटी। सेकंड केस है उसमें क्या है, दोनों एसिड है इसलिए हमने और नॉर्मेलिटी की टर्म में ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, सिंपल हम यूज करेंगे। नॉर्मेलिटी है तो कहीं भी n फैक्टर का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट हमने नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से नॉर्मेलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है कि हमारे पास एसिड है और बेस है, तो एसिड और बेस है तो हमें जो माइनस वाला फॉर्मूला वो यूज करना है, बट इसमें हमें मोलैरिटी गिवन है तो हम n फैक्टर वाली टर्म यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्या है H2SO4, H2SO4 का n फैक्टर कितना है 2, NaOH का n फैक्टर कितना है 1, सो 2 इनटू नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 इनटू 100, इसका n फैक्टर है 1 इनटू नॉर्मेलिटी सॉरी मोलैरिटी कितनी है 0.1, ये कितना है 100, और यहाँ से वॉल्यूम ऐड करेंगे तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो पोर्शन है ये मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मेलिटी चाहिए होगी जब मिक्स करेंगे, बाद में हम उसका लॉगरिथम लेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं पे बहुत क्लियर होना चाहिए। 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी इसको दोबारा से ठीक से समझ लीजिए और इसको अप्लाई करिए। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है C6H12O6, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अगर सबको 6 से डिवाइड करेंगे तो CH2O। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे वो क्या हो गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो कंप्लीट फॉर्मूला है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब देखो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहीं से हमने डिफरेंस देखा। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये निकलेगा कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास कोई भी कंपाउंड दे रखा है, जैसे क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें ना 75% तो कार्बन है,
अब 100 में है 75% कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना, सॉरी हाइड्रोजन कितना हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन मेंशन है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 25। तो एलिमेंट हो गया हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, परसेंटेज हो गए 75 और 25, परसेंटेज ही ये क्या हो गया, एक तरीके से ग्राम हो गए, ये इतने ग्राम है। क्लियर। अब एटॉमिक मास क्या है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का हो गया 1। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 75, मोलर मास कितना है 12। यहाँ पे भी ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, इससे कैलकुलेट किया 6.25 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 25/1 25 आ गया। अब जो आता है सिंपलेस्ट रेशियो में हम कैसे निकालेंगे कि इनमें जो भी नंबर सबसे कम है, देखो 6.25 कम है 25 से, तो जो कम है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, तो 6.25 से सबको डिवाइड करेंगे, 6.25 से 6.25 को डिवाइड किया 1 और 25 को 6.25 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 4। तो ये आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। अब अगर ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ से ही निकाल लिया, लेकिन अगर यहीं पे पूछ लेता कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, और उस टाइम पे जो क्वेश्चन है उसमें वो मॉलिक्यूलर मास मेंशन करता, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास उसने कुछ दे रखा होता है x, तब हम कैसे निकालते, पहले हम यहाँ से एम्पेरिकल मास निकालते। एम्पेरिकल मास कैसे आएगा, कार्बन हो गया 12 प्लस 4 ये हो गया 16, तो n निकालते। n कैसे निकालते, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। मोलिकुलर मास जो भी वैल्यू होती है x डिवाइडेड बाय 16, सपोज ये 32 ही होता, तो ये कितना होता है 32/16, तो ये कितना आ जाता है 2। अब जो ये फॉर्मूला है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता है C2H8, ये आ जाता है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, दोनों का मास निकालो एम्पेरिकल और मोलिकुलर, और फिर दोनों को डिवाइड करो, तो जो नंबर आएगा वो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, जिससे हमें एम्पेरिकल हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, या स्टोकियोमेट्रिक जो रिएक्शंस है उनके ऊपर भी स्टोकियोमेट्री का जो न्यूमेरिकल्स है वो आते हैं। तो अब इसमें देखो समझना क्या है, सबसे पहले ये जब भी क्वेश्चंस आए लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, या क्या जैसे कोई रिएक्शन दे रखी है उसमें कुछ मोल्स दे रखे हैं कि इतना मोल था, बाद में कितना हो गया, कितना बना, कितना कंज्यूम हो गया, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं या मास के टर्म में पूछा जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, रिएक्शन बैलेंस करते नहीं, पूरा सॉल्व कर देते हैं और एक ऐसा ऑप्शन ले आते हैं, जो एक ऐसा आंसर ले आते हैं जो ऑलरेडी ऑप्शन में प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो सबसे पहले रिएक्शन को करेंगे बैलेंस। अब जैसे ये जो रिएक्शन थी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रखा है कि उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। पूछा है तो भी ठीक है, नहीं पूछा तो भी ठीक है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना ही करना है। ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर दो रिएक्टेंट है, दोनों ने मिलके बनाया C+D, ठीक है। अब जैसे मेरे पास अगर A है वो कम है, लिमिटिंग का मतलब है जो कम है, और B है वो ज्यादा है, तो जो C और D है वो किसके रिस्पेक्ट में बनेंगे, A के रिस्पेक्ट में बनेंगे ना, क्योंकि जितना A कम है तो मतलब A जल्दी यूज हो जाएगा, उसके बाद B किसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके पास है ही नहीं एक रिएक्ट करने के लिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो कम है हमें पता करना है कि कम कौन सा है, ठीक है, जो कम है फिर उसकी हेल्प से हम बनाएंगे C कितना बना और D कितना बना। अगर बाई चांस हमने लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाला और हमने शुरुआत कर दी कि हमने चेक ही नहीं किया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, हमने देखा कि B शुरू में इतना था, उस टाइम C इतना था, बाद में B इतना हो गया तो उससे C कितना बना, तो हमने ज्यादा के हिसाब से बना दिया, तो हमारा C तो ज्यादा बनना चाहिए, जबकि एक्चुअल में तो बनेगा नहीं, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करना जरूरी है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यूज करने। अब जैसे जो न्यूमेरिकल है 4 अमोनिया है 5 O2 है, दोनों को मिक्स किया 4 NO बना 6 H2O बना। तो इसमें बोल रखा है, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें गिवन लिख लो। यहाँ पे गिवन क्या है, एक तो रिएक्शन गिवन है, इसके अलावा है 1 मोल अमोनिया दे रखा है और 1 मोल O2 का दे रखा है, तो NO कितना बना ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन से निकलेगा, ठीक है। जैसे बैलेंस रिएक्शन थी तो हमें अमोनिया और O2 में चेक करना है कि कौन सा लिमिटिंग है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूं कि जब अमोनिया 4 मोल था, व्हेन 4 मोल अमोनिया था
रिएक्टेड विथ, या फिर ऐसे कर लेते हैं 4 मोल अमोनिया रिएक्टेड विथ कितना O2, 5 मोल के साथ। अब हमें गिवन कितना है 1 मोल, तो हमें एक में ही निकाल के देखना है कि एक के लिए कितना O2 चाहिए, तो 5/4 तो कितना आ गया 1.25 मोल O2 चाहिए ही चाहिए, और हमारे पास O2 है कितना 1 मोल, तो मतलब O2 कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया O2। क्लियर। अब हमें निकालना नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं NO के। अब सिंपल है, अब क्या करो O2 और NO को लो, जो निकालना है उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखो। O2 जब पहले 5 मोल था, बैलेंस रिएक्शन से लिखेंगे, पहली लाइन हमेशा बैलेंस रिएक्शन से लिखेंगे, तो NO कितना था हमारा 4 मोल बना था। जब O2 1 मोल हो गया तो 4/5। अब ये यूज नहीं करना है, ये तो हमने चेक किया था, हमारा गिवन कितना था, हमारा गिवन तो 1 है ना, तो 1 से ही निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.8 मोल। सो जब O2 1 मोल है उस टाइम ये कितना बनेगा 0.8 मोल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 0.8 मोल। क्लियर। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आता है और अब हमें पूछा जाता है कि इसकी क्लियरली पूछ लें कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। क्वेश्चन क्या है कि O3 है वो रिएक्ट की है किसके साथ, NO के साथ, तो वहां से क्या बना NO2 बना प्लस O2 बना। ठीक है। अब यहाँ पे दे कितना रखा है, ये दे रखा है 0.740 ग्राम था। ठीक है। और NO कितना था 0.670 ग्राम। ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि देखो जो मास की टर्म में है, तो अब जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन हाँ बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन है लेफ्ट में, राइट में भी 4 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, राइट में भी नाइट्रोजन। सबसे पहले निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। मास है तो मास के टर्म में डील करेंगे, कैसे O3 और NO। जब O3 का मास कितना हो गया 16 × 3 48। जब 48 ग्राम O3 था उस टाइम NO कितना था, मतलब 48 ग्राम O3 रिएक्ट्स विद NO इज इक्वल टू कितना 40 नाइट्रोजन का मास हो गया और 16 ऑक्सीजन का, तो कितने ग्राम से किया इसने 30 ग्राम से किया। एक में कितना हो गया 30/48, और 0.740 ग्राम के लिए कितना चाहिए हमें O3 30/48 मल्टीप्लाई 0.740। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से सॉल्व करें डिवाइडेड बाय 48, तो ये कितना आ गया 0.4625 ग्राम हमें चाहिए ही चाहिए क्या NO। अब NO है हमारा कितना 0.670, तो NO हमारा किस में है एक्सेस में, तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है O3। तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना क्या हो गया इसमें ऑक्सीजन। क्लियर।